हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप इज़ गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कहते हैं ना कि जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। तो गाइस, ये जो सीएसआईआर में हमारी वैकेंसीज आई हैं, ये वही दरवाज़ा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो सीजीएल क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी वजह से, या किसी दूसरे एग्जाम में भी आखिरी में जाके रह जाते हैं और उनका जो सपना होता है एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट एक्वायर करने का, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में वैकेंसी निकली है और आप वैकेंसी देखिए यहाँ पे 444 वैकेंसी है। मतलब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वैकेंसी हमारे सामने लेके आई हैं ये 444, और वो भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसीज होती हैं इतनी बहुत कम डिपार्टमेंट में आ पाती हैं। लगभग 20-23 ऐसी पोस्ट आती हैं और ये हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारा 8 दिसंबर को ही आ चुका था। अगर आप अभी जाकर इसको फॉर्म को भर दीजिए, डिले मत करिए, क्योंकि फिर क्या होता है ना, हमारे जो सेंटर्स होते हैं एग्जाम सेंटर फिर वो दूर दूर पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखिए लास्ट डेट जो है इसकी 12 जनवरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कुछ लोग होते हैं जो फीस ऑफलाइन वगैरह पे करते हैं उनके लिए 14 तारीख की आखिरी डेट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो स्टेज 1 जो एग्ज़ाम होगा हमारा प्री का, उसकी वो जो है फरवरी एंड में होगा। यानी कि हमें अपनी जो तैयारी है वो अभी से स्पीड अप करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी हमें अभी आपको सिलेबस बताऊँगा तो काफ़ी वाइड है। तो उसमें आपको लगना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लास्ट के थोड़े बहुत दिनों में हमने क्वालीफाई कर लिया और काम बन गया, ऐसा नहीं है। और अभी नोटिफ़िकेशन पूरा रीड करेंगे तो ये भी पता है हमें कि इसमें जो मार्क्स हैं वो प्री के, मेंस के सबके मार्क्स ऐड होकर एक एग्रीगेट कट ऑफ बनेगी। तो पढ़ना अभी से ही है। ठीक है? यहाँ पर हमारा थोड़ा सीएसआईआर के बारे में कुछ दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो नोटिफ़िकेशन मैं अपने लिंक में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है? देख सकते हैं कि जो सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है हमारी, वो थोड़ी-सी कम है इन कंपैरिज़न टू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है वो टोटल सेक्शन ऑफिसर की 76 हैं और ये भी काफ़ी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। ठीक है? और ये हमारी ग्रुप बी में गेटेड पोस्ट है डायरेक्ट, और इसमें सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है केवल हमारी डिग्री चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री। कोई ऐसा नहीं कि कोई एमबीए मांग रहा है या कोई एमटेक मांग रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, और जो इसमें एज है वो 33 मैक्सिमम मांगी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए हम हमारी 368 पोस्ट है, बाकी इनका जो बाइफर्केशन है वो नीचे दे रखा होगा, हम पूरा उसको अभी भी देखेंगे। और जो ये भी ग्रुप बी की, बट ये नॉन गेटेड पोस्ट है। अब ये वही गेटेड पोस्ट है, मतलब वही नॉन गेटेड पोस्ट है जो हमारी एएसओज वाली होती हैं दिल्ली वगैरह में, तो बिल्कुल वैसा ही मान लीजिए। लेवल 7 की जॉब है जिसमें बेसिक पे हमारा 44,900 है, यहाँ पर हमारा 47,600 है। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी है जो कि एक यूनिवर्सिटी की डिग्री, चाहे वो कोई भी हो फिर। ठीक है, एज एकदम सेम है, तो खास फर्क नहीं है। दोनों ही हम लोग दोनों ही फॉर्म भरेंगे और देखते हैं कि आगे किसमें हमारा जो है मतलब मेहनत और लक दोनों काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं या प्रॉपर जो है सेक्शन ऑफिसर की डिटेल एकदम बाइफरकेशन है। जैसे कि सेक्शन ऑफिसर के लिए जो जनरल पोस्ट हैं उसमें हम टोटल 28 पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर की 13 पोस्ट है ना? यहाँ पे कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 7 हैं। यहाँ पे एफ एंड ए, यहाँ पे आप दे रखा है यहाँ पे कि स्टोर एंड परचेज एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो एफ एंड ए में यहाँ पे हमारी 13 पोस्ट हैं टोटल बराबर, और एस एन पी में 11 हैं, टोटल हमारी 37 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए तो एकदम भरमार पोस्ट है, आप देख सकते हैं 237 तो जनरल में ही है यहाँ पर, मतलब जो जनरल वाली पोस्ट है। और फाइनेंस अकाउंट्स के लिए 83 है और एस एन पी के लिए 48 आप देख सकते हैं, टोटल है 368। उसके बाद यहाँ पर आपकी यूआर में जो है 96 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपकी इसमें 35 हैं और 20 हैं, यानी कि 151 तो आपकी यूआर की वैकेंसी है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद इन लोगों ने पहले ही बता रखा है कि जो 19 पोस्ट जो होंगी वो जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं उनके लिए पहले से ही रिजर्व हैं, जिसमें 19 में भी इन लोगों ने बाइफर्केशन ऐसे कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 पोस्ट जो होंगे वो ब्लाइंडनेस और लो विजन वालों के लिए, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 5 पोस्ट। मतलब पूरा का पूरा डिटेल आपका नोटिफिकेशन है, और बाकी जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं उनकी पूरा पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दी है, अगर आप इसको आराम से पढ़िएगा फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 है आपकी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व लोग होते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन के बारे में दे रखा है, जैसे कि आपको एससी/एसटी के लिए 5 साल मिलते हैं, ओबीसी के लिए 3 साल मिलते हैं, बाकी और सबके लिए, और कोई किसी और कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी पीडब्ल्यूडी के जो एससी/एसटीज़ हैं उनको 15 साल का गैप वो है रिलैक्सेशन, और आपके जनरल वाले पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए 10 साल का। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने दिया ही है। आता है यहाँ पे हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और आपका जो है सिलेबस किस तरीके से हमारा पेपर आएगा, क्या-क्या हमको पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है?
तो सबसे पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं, जो कि पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इसमें, ठीक है? जनरल अवेयरनेस के पूरे 100 क्वेश्चन्स आएँगे जो कि 1 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1.33 मार्क्स, ठीक है? पूरे 150 क्वेश्चन आएँगे, 150 का मतलब है कि 100 मार्क्स का पूरा जनरल अवेयरनेस हो गया आपका और 50 नंबर का आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है? जिसमें 50 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे आपके, वही सेम 1 नंबर के और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 यानी कि 1/3 की जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसमें काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ये, थोड़ा-सा लेवल अप हो जाता है जब आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पूरे आपको 150 क्वेश्चन्स आएँगे, 150 मार्क्स के और आपको यहाँ पर 2 घंटा पूरा आपको टाइम मिलेगा यानी 120 मिनट। ये हमारा पेपर 1 के बारे में पूरा डिस्कशन हो गया। उसके बाद आता है आपका पेपर 2। अब पेपर 2 में जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस, इसको बहुत लोग समझेंगे कि ये रीज़निंग होगा, बट नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। हम नीचे नोटिफ़िकेशन में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसमें मैथमेटिक्स भी है, इसमें सब कुछ है, इसमें ज्योग्राफी भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रीज़निंग, मेंटल एबिलिटी, ठीक है? मेंटल एबिलिटी यानी कि वही आपका मैथ्स वगैरह हो गया। उसके बाद इसमें आपके पूरे 200 क्वेश्चन आएँगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 0.33 मार्क्स की होगी। इसके लिए इसमें पूरे 200 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होंगे और उसके लिए हमको पूरा का पूरा आधा घंटा इन लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया है, यानी कि 150 मिनट, 2 घंटा, आधा मिनट, ठीक है? सॉरी, हाँ, 2 घंटा 30 मिनट। देन उसके बाद पेपर 3 के बारे में आते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का जो कंबाइंड स्कोर आएगा, उसके बाद ही हमको पेपर 3 जो है देने को मिलेगा। पेपर 3 कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है और लेटर एसे जो आप हम पहले हमारा जो सीजीएल का जो पैटर्न होता था, बिल्कुल उसी बेसिस पे है। तो बहुत लोगों ने इनकी तैयारी कर रखी होगी और जब ये पेपर आएगा तब हम और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो ये 150 नंबर का हमारा डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, जिसके लिए हमको 2 घंटे दिए जाएँगे। बेसिकली यहाँ पे हमारी 3 चीज़ें, ऐसे लिखना होगा, एक प्रेसी और एक लेटर या एप्लीकेशन में से कोई भी एक चीज़, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखा है हमारा 4th स्टेप भी है इसमें इंटरव्यू का। इंटरव्यू में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जो कि वो केवल सेक्शन ऑफिसर के लिए है, केवल सेक्शन ऑफिसर के लिए। और एक यहाँ पे जो लोग सीपीटी मतलब कि जो 1, 2, 3 पेपर में जो पास होंगे और वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो कट ऑफ निकालेंगे, तो केवल उनके लिए सीपीटी होगा और सीपीटी जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जैसे हमारा सीजीएल में होता है। मैं सीजीएल का रेफरेंस इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को सीजीएल की नॉलेज है और उससे आप उसको थोड़ा एक रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अब हम बात करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल जो है चीज़ें दी हुई हैं। जो मैंने अभी आपको ऊपर बातें बताई कि जो सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है वो पहला पेपर 350 मतलब पहला पेपर और दूसरा पेपर जो हमारा 350 मार्क्स का होगा, उसके बाद ही आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए बुलाया जाएगा। हमारा जो टियर 1, टियर 2 एंड पेपर थर्ड सॉरी टियर 3 बोल सकते हैं इसको भी, वो हमारा टोटल 500 मार्क्स का होगा, ठीक है? उसमें क्वालीफाई के बाद आपको 100 मार्क्स के इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, ठीक है? देन उसके बाद जो हमारा सेक्शन ऑफिसर का होगा वो पूरा मतलब इंटरव्यू इंक्लूडिंग इंटरव्यू वो हमारा 600 मार्क्स का होगा और उस 600 मार्क्स के बाद एक पूरी वेटिंग लिस्ट हमारी बनाई जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में दे रखा है कि उनका जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा वो 350 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो है आपको पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए बुलाया जाएगा और सीपीटी जो होगा हमारा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है? और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए वो जो उसका जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो होगा वो पूरा 500 मार्क्स का होगा, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा और उस पर उसके लिए हम सीपीटी को कॉल तभी आएगा जब हम 500 मार्क्स में मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये सब आप बात तो आपको सबको पता ही है। इन्होंने यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है कि जो पूरा फाइनल डिसीजन है कि पेपर 1 हमारा कब होगा, पेपर 2 उसी दिन होगा या अगले दिन होगा, वो सब जो है ना पूरा का पूरा अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है? तो बस ये कोई इतनी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी सिलेबस की, कि सिलेबस किस तरीके से है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है हमारा, जिसमें केवल जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का ही रोल है बहुत बड़ा, उसका आप देख सकते हैं कि पूरा कैसे-कैसे इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। जो 100 क्वेश्चन होंगे हमारे, वो आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे। तो पहला तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया हुआ है और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है? कि मतलब पूरी की पूरी इसमें हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसमें एंशिएंट भी आ जाती है, मेडिएवल भी आ जाती है और मॉडर्न भी आती है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा पॉलिटी वाला है, पॉलिटिकल साइंस, वो पूरी इसमें कवर हो जाती है। उसके बाद आता है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसे ही हम बोल सकते हैं करंट अफेयर। तो ये पूरा आप इसको देख लें कि करंट अफेयर इसमें बहुत मायने रखने वाला है। मतलब आप देखिए कि इसमें से मतलब 100 क्वेश्चन में से एक तो पॉलिटी पूछ ली इन्होंने, एक आपका हिस्ट्री पूरी आ गई और इसमें करंट इवेंट पूछ लिया। तो करंट अफेयर पे आप पूरा जोर दीजिएगा, ठीक है?
उसके बाद आपके 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ से आपके आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। इंग्लिश में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसा हमारा सीजीएल का पैटर्न होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। कॉम्प्रिहेंशन आपका आ गया इसमें, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, ठीक है? फिलअप्स हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, ठीक है? वही कॉमन एरर और सेंटेंस करेक्शन, ठीक है? पंक्चुएशन, इडियम्स, फ्रेजेस एटसेट्रा। तो ये हमारा पूरा 150 का हो गया। प्री तो मतलब हमें पूरा समझ में आ गया कि ठीक है भई ऐसा-ऐसा होगा। उसके बाद जो थोड़ी-सी जो हमें कन्फ्यूज़न है वो हमारे पेपर 2 के जनरल इंटेलिजेंस में है। तो जनरल इंटेलिजेंस में हम देख लेते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस, रीज़निंग एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो इसमें हमारा पूरा वो हो गया ना, और अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी अलग दिया हुआ है इन्होंने 25 क्वेश्चन। मतलब प्रॉपर जो मैथ्स है, जो प्रॉपर हम मैथ्स मान सकते हैं, वो तो उसके तो 25 क्वेश्चन होंगे। पर यहाँ पे जो थोड़ा कंबाइन करके जो दिया है, रीजनिंग भी है इसमें, मेंटल एबिलिटी भी है और जनरल इंटेलिजेंस, ये पूरी की पूरी रीजनिंग है 25 मार्क्स की। उसके बाद जनरल साइंस आ गया हमारा 25 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है साइंस से, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायो। उसके बाद यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, मतलब और क्लाइमेट चेंज, इसको भी अपने पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि पेपर 2 जो है वो थोड़ा-थोड़ा ना, मतलब पीसीएस लेवल और इस तरह के लेवल का होने वाला है। जैसे कि हमारा आईबी का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस लेवल का एग्ज़ाम हम मान सकते हैं। ठीक है? एथिक्स के क्वेश्चन भी आएँगे, बताओ। एथिक्स के क्वेश्चन तो सीजीएल वगैरह में नहीं पूछे जाते, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट, एक मतलब डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हो गए, वो तो ख़ैर रीज़निंग में भी अब आने लगे हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ठीक है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ये एकदम नई चीज़ें हैं और इनकी वेटेज कम नहीं है। 25-25 क्वेश्चंस की अगर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ जाना और थोड़ा बहुत भी गलत होना, तो मतलब पेपर, मतलब वो फेल और पास वाली सिचुएशन एकदम क्रिएट हो जाती है। ठीक है? उसके बाद नेशनल ज्योग्राफी, अच्छी बात है कि नेशनल ज्योग्राफी है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में नहीं है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी के बारे में नहीं है, ठीक है? तो केवल हमें अपनी इंडिया की ही ज्योग्राफी पढ़नी है, माउंटेन्स, रेंजेस, रिवर, सॉइल, ठीक है? इस तरह की चीज़ें, और आपका थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें पढ़ना है आपके, और इसमें 25 क्वेश्चन है। तो मतलब पेपर 2 तो कह सकते हैं कि यार अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम आते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 आपका, इसमें अब इंग्लिश और हिंदी दोनों, आई थिंक मुझे लगता है कि इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश इंग्लिश में लिखना चाहें वो इंग्लिश में लिखेंगे, बाकी हिंदी में जो चाहे हिंदी में। तो यहाँ पे 2 घंटे हमारी टाइमिंग होगी, और पूरा का पूरा हमारा 150 नंबर का है, जिसमें हमारे 2 एस्से आएँगे लिखने के लिए, और इसमें मुझे लगता है अभी तक जो चॉइस के बारे में कुछ है नहीं। हो सकता है कि 5 टॉपिक आएँ और 2 पे लिखना हो, ठीक है? प्रेसी राइटिंग एक पूरा आएगा, और लेटर या फिर एप्लीकेशन में से कोई भी एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर और एप्लीकेशन के लिए 20 नंबर है, और प्रेसी राइटिंग के लिए 30, और एस्से के लिए आपके राइटिंग, मतलब एस्से राइटिंग के लिए 100 मार्क्स के हैं। तो इसमें ये 50-50 का होगा, मतलब 50 के एक 50 जो है एक एस्से का हमको मिलेगा, ठीक है? क्वेश्चन का अपना तरीका भी पूरा बताया है। इन्होंने बताया कि जो हमारी टेंटेटिव आंसर की आएगी, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, और उसके जो है आपको पेमेंट जो है 100 रुपीज़ लगेगा पर क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद वो जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, और बाकी इन्होंने बताया कि उसके बाद हमारी एक फाइनल आंसर की भी आएगी पूरी स्क्रूटनी के बाद। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम जो होगा भई, इतने सारे लोग एग्ज़ाम भरेंगे तो मल्टीपल शिफ्ट्स में होंगे एग्ज़ाम। इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, तो यहाँ पर हमारा नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला भी यूज़ होगा। तो आप मान के चलें कि मतलब आपके जो स्कोर्स हैं, अगर आप किसी हार्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम आ जाता है, तो आपके जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज़्ड होगा। तो ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आंसर्स भी इन लोगों ने दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी सेम कैंडिडेट हमारे पाए जाते हैं, तो उसमें किसको प्रेफ़रेंस मिलेगी? तो जिसके हायर मार्क्स होंगे, ठीक है? जिसके आपके लेसर नेगेटिव मार्क्स, जिसके कम नेगेटिव मार्क्स होंगे उसको, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब जो कैंडिडेट एज में ज़्यादा बड़ा होगा, जिसके बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हायर हुई। मान लीजिए कि कोई बीए है या बीएससी है, और उसके सामने कोई बीटेक या फिर कोई मतलब और बड़ी डिग्री वाला इंसान आ जाता है, तो उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी, और बाकी एक होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का सिचुएशन, ठीक है? यही हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफ़िसर के लिए, तो इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं बताने वाली, ठीक है? यहाँ पर हमारे जो है एग्ज़ाम सेंटर्स भी दिए हुए हैं कि यहाँ पर हमारे कितने एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भोपाल, मतलब 18-19 टोटल सेंटर्स दिए हुए हैं, और आपके पेपर 3 के लिए भी हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने, कि दिल्ली एनसीआर वगैरह में पूरा एग्जाम सेंटर। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये तो कोई खास इतनी बताने वाली चीज़ नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? बाकी इसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी एग्ज़ाम की, और मैं जल्दी से आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी पूरी शेयर करूँगा, ठीक है? और बाकी इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी होप इज़ गुड, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है? बाय, टेक केयर।